A very good morning. A very good morning. चलिए, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा जिन्होंने पिछली 2 क्लासेस बिल्कुल भी नहीं लगाई हैं, ऐसा तो नहीं है? कुछ ना कुछ आइडिया लेबर टर्नओवर टॉपिक का सभी को है जी? अच्छा, जिन्होंने कल की क्लास लगाई थी उनको एक होमवर्क असाइन किया गया था, क्वेश्चन नंबर 11। पहले मैं इनके आंसर्स डिस्कस करा रही हूँ, फिर मैं डाउट्स टेकअप करूंगी। इसके फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आंसर 36 है जी, और सेकंड का 27। वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन का क्या मतलब होता है? एक्सेशन। सिर्फ ये नहीं देखना कि कितनी न्यू हायरिंग्स हुई हैं, बस टोटल हायरिंग्स हुई हैं, उसको हम बोलते हैं वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन। ठीक है जी। एंड वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है? सेपरेशन। तो सेपरेशन में हमारे पास सेपरेशन मेथड यूज करके 27 आ रहा था। इन दिस क्वेश्चन नंबर 11 अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। डन हो गया? राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, मैं अगर सीधी बात करूं, ये 5% आ रहा है और ये 12% आ रहा है। डोंट वरी, मैं इसका सोल्यूशन भी करवाने वाली हूँ, बट फाइनल आंसर 5% एंड 12% आ रहा है। चलो एक बार डिस्कस करते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड 3% बता दिया। फ्रेश रिक्रूटमेंट मतलब स्ट्रिक्टली न्यू पोस्ट वाली रिक्रूटमेंट 40 है। नंबर ऑफ वर्कर्स बिगिनिंग और एंड के 990 एंड 1010। जी बच्चे, ऐसा है जो आपको नंबर ऑफ वर्कर्स इन बिगिनिंग और एट एंड बताए गए हैं, इनको यूज करके आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लिख ऑब्वियसली 1000 ही है, थोड़ा लिखकर बता देंगे तो बढ़िया रहेगा। 1000। फिर आपके पास एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ गया, यू कैन यूज रिप्लेसमेंट मेथड नाउ। रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज इनटू 100। आई बिलीव सभी ने ये वाला काम किया हुआ है, तो सीधा यहाँ से नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स कितनी आ गई? 30 आ गई। यहाँ तक सभी लोग पहुंच गए थे। इसके बाद आगे क्या काम करना है? हाँ जी, रिप्लेसमेंट में ऐड कर दो एक बारी अभी के लिए न्यू रिक्रूटमेंट विच इज स्पेसिफाइड बाय क्वेश्चन, कितनी है? 40। तो ये आपके पास एक्सेशन आ गई जी, 70 आ गई। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? यस यस, एम्प्लॉइज एट बिगिनिंग में माइनस करो सेपरेशन, ऐड करो एक्सेशन, तो एम्प्लॉइज एट एंड बच जाते हैं। वी नो दिस नंबर टू बी 990। सेपरेशन मालूम नहीं, एक्सेशन मालूम है 70, और एंडिंग के वर्कर्स 1010। यहाँ से सेपरेशन की मिसिंग फिगर निकल कर आ रही है 50। देख लीजिए, क्या सभी के पास ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है? युवराज, कहाँ दिक्कत आई यहाँ पर? वो मैंने बिगिनिंग प्लस एंड करके इक्वल टू एवरेज लिया। वो तो है, ये बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो फाइनली आपके पास आंसर बाय सेपरेशन मेथड आ रहा है 5% और फ्लक्स मेथड से आ रहा है 12%। ये फाइनल आंसर्स हैं। किसी का कोई डाउट? रेहान, हो गया था क्वेश्चन ये? ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म। हाँ जी, बच्चे सेजल दोबारा से बोलना, क्या बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाई आपको। यस मैम, हो गया था। ओके सेजल, डन जी, डन। ओके ओके, जहां पे भी आपको लग रहा है कुछ रह गया है बीच में मेरे को रोक देना। नाउ इन दिस टॉपिक ऑफ लेबर टर्नओवर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि इन्हीं मेथड से रिलेटेड है। दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन का साइज देके डरना नहीं है, एग्जीक्यूशन में बहुत ही सिंपल है। कोर्स कंसल्टेंसी लिमिटेड is engaged in BPO industry.
One of its trainee executives in the personnel department has calculated labor turnover rate 24.92% for the last year using flux method. कह रहे हैं फ्लक्स मेथड यूज करके एक ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने लेबर टर्नओवर रेट 24.92 पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है. फॉलोइंग इज दी सम डेटा प्रोवाइडेड बाय पर्सोनल डिपार्टमेंट फॉर लास्ट ईयर. हमारे पास एम्प्लॉयज की कुछ डेजिग्नेशन है, नेमली डेटा प्रोसेसर, पेरोल प्रोसेसर, सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर वॉइस एजेंट, सीनियर डेटा प्रोसेसर और टीम लीडर. इनकी डिटेल्स क्या क्या है? एट द बिगिनिंग ज्वाइनिंग मतलब टोटल ज्वाइनिंग, ये नहीं कहना कि ये कोई न्यू रिक्रूटमेंट वाली है कुछ है, बस एक्सेशन है फॉर वट एवर पर्पज, फॉर न्यू रिक्रूटमेंट पर्पज और फॉर रिप्लेसमेंट, बस एक्सेशन है. फिर लेफ्ट कितने हैं, मतलब ये तो क्लियर कट सेपरेशन है जी. और एट एंड अब यहाँ पे कुछ कुछ जगह क्वेश्चन मार्क है. क्वेश्चन मार्क मीन्स मिसिंग फिगर. जो हाइफन है मतलब ये मिसिंग फिगर नहीं है, ये फिगर ही निल है, जीरो है. एम्प्लॉइज ट्रांसफर फ्रॉम सब्सिडरी, देखो सीनियर वॉइस एजेंट का नाम ऊपर भी था, यहां पर बोल रहे हैं कि कुछ एम्प्लॉय हमने ट्रांसफर होकर लेकर आए, ज्वाइन करवाई, ज्वाइनिंग में उनका नंबर लिखा है 8, मतलब हमारी ही सब्सिडरी कंपनी से चलकर आए हैं. सब्सिडरी मालूम है आप लोगों को क्या होती है? एक होल्डिंग कंपनी होती है, पेरेंट कंपनी होती है, और उसी ग्रुप में एक सब्सिडरी होती है. तो हमने ही अपने ग्रुप के किसी और कंपनी से ट्रांसफर करवा लिया, हमने अपने पास ज्वाइन करवा लिया, और ऐसे सीनियर डेटा प्रोसेसर. फिर नेक्स्ट एम्प्लॉइज ट्रांसफर टू सब्सिडरी, ये लेफ्ट वाले कॉलम में है जी, हमने अपने सब्सिडरी को भेज दिए. ठीक है. फिर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर देयर वर टोटल 772 एम्प्लॉइज ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी एंड ओपनिंग स्ट्रेंथ ऑफ सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट and assistant manager were in the ratio of 3:3:2. Supervisor, voice agent और assistant manager ये थी कि opening strength 3:3:2 रेशो में थी. ये मिसिंग फिगर आइडेंटिफाई करने के काम आ जाएगा. ठीक है. कंपनी हैज डिसाइडेड टू अबैंडन द पोस्ट ऑफ टीम लीडर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑल द टीम लीडर्स वर देन ट्रांसफर टू सब्सिडरी. हमें दिखाई दे रहा है एम्प्लॉइज ट्रांसफर टू सब्सिडरी में टीम लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, 60 भेजे. कह रहे हैं हमने तो पोस्ट खत्म कर दी, हमारे पास जितने थे हमने सब्सिडरी को भेज दिए. तो यहाँ से मैं पता कर सकती हूँ कि बिगिनिंग में 60 ही होंगे, क्योंकि जब पोस्ट ही खत्म कर रहे हैं तो न्यू हायरिंग तो कोई कराएंगे नहीं, उल्टा जितने थे निकाल दिए, मतलब 60. एट द एंड 0. ठीक है. फिर कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी आर मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड सेपरेट पर्सोनल डिपार्टमेंट. कह रहे हैं वैसे तो ये कंपनी और उसकी सब्सिडरी सेम ग्रुप का हिस्सा है, बट स्टिल रिकॉर्ड्स सेपरेटली मेंटेन किए जाते हैं, यानी कि हमारे लिए सब्सिडरी एक तरीके से दूसरी एंटिटी बन जाती है. कहने का मतलब जो हमने सब्सिडरी से बुलाए अपनी तरफ, हमारे लिए वो ज्वाइनिंग ही है, एक्सेशन ही है. और जो हमने सब्सिडरी को भेज दिए, हमारे लिए वो सेपरेशन है, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड्स अलग है, सब्सिडरी का रिकॉर्ड अलग है. हम दोनों एंटिटीज है तो सेपरेट एंटिटीज ना. ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट यूजिंग रिप्लेसमेंट मेथड एंड सेपरेशन मेथड एंड देन वेरीफाई द लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड अंडर फ्लेक्स मेथड बाय ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ऑफ कोर्स कंसल्टेंसी लिमिटेड. कह रहे हैं आप रिप्लेसमेंट और सेपरेशन से रेट कैलकुलेट करके बताओ और वेरीफाई करो ऊपर जो ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने 24.92 कैलकुलेट किया हुआ फ्लक्स से, वो सही है कि नहीं है, क्योंकि है तो ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ना, काम आता नहीं होगा उसको, तो आप कैलकुलेट करके बताओगे, आप बड़े उससे, आपको ज्यादा काम आता है. हाँ ऑफ कोर्स, आप सीए हो. चलो जी, एक बारी मैं चाहती हूँ सभी बच्चे क्वेश्चन की फुल रीडिंग ले ले एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट.
हाँ जी, करें स्टार्ट सॉल्यूशन। अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट तो ये मेथड्स अप्लाई करने की है, बट हमें पता है हमको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर के लिए एवरेज चाहिए, राइट, और न्यूमरेटर में क्या क्या चाहिए, सेपरेशन चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, एक्सेशन चाहिए, तो इन सब का वर्किंग नोट बनेगा। आइए जी, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। अब एवरेज कैलकुलेट कैसे होता है, बिगिनिंग और एंड का एवरेज लेकर। तो हम क्या करेंगे, अपने सामने रखेंगे बिगिनिंग और एंड की डिटेल्स। वो मिसिंग फिगर्स भी हैं, कुछ कुछ तो देखना पड़ेगा। बिगिनिंग तो चलो 772 नीचे भी बताया, एंड का टोटल नहीं बताया ना, वो फिगर आउट थोड़ा करना पड़ेगा। चलो, डेटा प्रोसेसर, इसकी बिगिनिंग फिगर 540, एंड 1560। पेरोल प्रोसेसर 40 एंड में है, बिगिनिंग वाली गायब है, आपने रिवर्स वर्किंग की है, एंडिंग वाली में एड बैक किया जो छोड़कर चले गए, माइनस किया जो नए आए, कितने नए आए 20, तो हमारे पास ये आ रहा है 80। एक बारी ना ये सोच लो, जिसको नहीं समझ में हम रिपीट कर देंगे, ये डाउट आता है अक्सर, मैम कैसे कैलकुलेट किया जी। कैलकुलेट इसी तरीके से हुआ है, हमें मालूम है बिगिनिंग में सेपरेशन माइनस करो, एक्सेशन ऐड करो तो एंड बच्चा आता है। हमने यहाँ पर रिवर्स वर्किंग करी है, हमारे पास एंडिंग 40 अवेलेबल है, हमारे पास सेपरेशन अवेलेबल है कितना है 60, और ज्वाइनिंग 20 है, तो हमने यहाँ की फिगर रिवर्स वर्किंग करके निकाली है, तो वो हमारे पास आ रही है 80। ठीक है जी, राइट। सुपरवाइजर, इसका भी फिलहाल कोई काम नहीं कर पाएंगे, अभी जगह छोड़ देते हैं, आप 2 लाइनों की जगह छोड़ दो अगर कोई वर्किंग्स लिखनी भी पड़े। सेम इज द केस विद वॉइस एजेंट, उसका भी अभी पेंडिंग छोड़ो, होल्ड पे रखा हमने। एंड देन असिस्टेंट मैनेजर, एक बार चेक करना पड़ेगा। असिस्टेंट मैनेजर में एंडिंग में 30 है जी, थोड़ा ध्यान से देखो, असिस्टेंट मैनेजर का नाम नीचे भी है, एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड टू सब्सिडरी में भी है, कितने एम्प्लॉइज ट्रांसफर है 10, वो हमारे लिए सेपरेशन ही मान लिया जाएगा जी। तो देखो लास्ट में 30 बचे थे, एड बैक कर दो जो सेपरेट हो गए 10, और माइनस करा दो जो असिस्टेंट मैनेजर नए आए 20, हमारे पास ये कितना आ गया जी 20। एक बार देख लो, हमने यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर में जो सब्सिडरी को ट्रांसफर किया है वो हमारे लिए तो सेपरेशन हो गई है ना, तो प्रॉपर सेपरेशन ही कंसिडर की जाएगी। सभी को क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब हम वापस आ सकते हैं सुपरवाइजर और वॉइस एजेंट वाले पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला था कि ये तीनों 3:3 स्ट्रेंथ में है, सुपरवाइजर, वॉइस एजेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर की ओपनिंग स्ट्रेंथ 3:2 में। हमको असिस्टेंट मैनेजर की 20 आइडेंटिफाई हो गई, तो सुपरवाइजर की भी आइडेंटिफाई होगी, वॉइस एजेंट की भी आइडेंटिफाई होगी। अगर असिस्टेंट मैनेजर 20 है तो सुपरवाइजर की कितनी हो गई 30। ऐसे वॉइस एजेंट अगर 20 है, सॉरी वॉइस एजेंट में अगर असिस्टेंट मैनेजर अगर 20 है तो इसका भी 3 वेटेज है 30। एक बार सभी लोग देख लो, हमने जो नीचे गिवन इंफॉर्मेशन है दैट इन तीनों डेजिग्नेशंस की ओपनिंग स्ट्रेंथ 3:3:2 रेशो में है। हमने असिस्टेंट मैनेजर अपने तरीके से पता कर लिया, तो रेशियो अप्लाई करके हमने सुपरवाइजर और वॉइस एजेंट भी पता कर लिया। बच्चे आप डाउट है कोई, या लग रहा है कि कोई डाउट है? अच्छा, अब सभी बच्चे मुझको एंडिंग का बताएंगे कि सुपरवाइजर और वॉइस एजेंट एंड में कितने बच रहे। बिगिनिंग में 30 है, फिर सुपरवाइजर का क्या, बस ज्वाइनिंग हुई है, टेबल के अपर पोर्शन में कोई लेफ्ट नहीं दिखाई दे रहा और ना ही नीचे कहीं नाम है, तो ये कितना हो गया 90। वॉइस एजेंट 30 है, ज्वाइन करे 20, लेफ्ट भी करे 20, तो ये कितना रह गया 30। सभी को यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के बाद सीनियर वॉइस एजेंट, रेडीमेड इंफॉर्मेशन है जी। 4 and 12। फिर सीनियर डेटा प्रोसेसर 8 and 34। टीम लीडर 60 and 0, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था पोस्ट अबैंडन कर दी, खत्म कर दी मतलब, और जितने टीम लीडर्स थे
हमने भेज दी सब्सिडरी को, तो ऑब्वियसली पोस्ट खत्म कर दी, एंड में तो 0 बनेगा। और सब्सिडरी को कितने भेजे हुए हैं टीम लीडर? 60। तो हमने बोला स्टार्टिंग में भी हमारे पास 60 थे, ऑब्वियसली पोस्ट खत्म है तो कोई ज्वाइनिंग में नहीं करवाएंगे। बस लगा लीजिए टोटल, एंड आपका ये वेरीफाई भी हो जाएगा कि क्वेश्चन बोल रहा था ओपनिंग स्ट्रेंथ का टोटल 772 है, वेरीफाई कर लीजिए वाकई 772 आ रहा है कि नहीं। आ गया, वेरीफाई भी हो गया। एंडिंग का मुझे बता दीजिए टोटल कितना। One 1796। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। 284। ठीक है, वन 284। राइट, अब डिनोमिनेटर आइडेंटिफाई हो चुका है, न्यूमरेटर के लिए हमको क्लियर कट पता करना है सेपरेशंस, रिप्लेसमेंट्स एंड एक्सेशन। बच्चे देखिए, आपको जो ज्वाइनिंग वाला बताया ये एक्सेशन है। अब इसमें से आइडेंटिफाई करना है कितनी रिप्लेसमेंट है, क्योंकि हमको एक आंसर रिप्लेसमेंट मेथड का भी देना है। तो स्ट्रिक्टली कितनी रिप्लेसमेंट ही है, ओनली ओल्ड पोस्ट वाले लोग ही हैं, ये देखना होगा। हम वर्किंग नोट नंबर 2 अगेन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमको इंफॉर्मेशन बता रहा है जॉइंट की, जॉइंट को हम प्यार से क्या बोलेंगे? एक्सेशन। क्वेश्चन हमको इंफॉर्मेशन बता रहा है लेफ्ट की, लेफ्ट को हम प्यार से क्या देंगे? सेपरेशन। फिर 2 कॉलम हम अपने लेवल पर तैयार करेंगे रिप्लेसमेंट के। इन्होंने न्यू रिक्रूटमेंट मेथड मांगा नहीं है, बट चलो आइडेंटिफाई तो कर ही लेते। ठीक, अब हर डेजिग्नेशन का नाम लिखो। डेटा प्रोसेसर, डेटा प्रोसेसर, डेटा प्रोसेसर जॉइंट कितने हैं? 1080। लेफ्ट कितने हैं? 60। अब बच्चे रिप्लेसमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए अब आप यही सोचेंगे, अगर लेफ्ट 60 है तो सबसे पहले तो जो ज्वाइनिंग होगी रिप्लेसमेंट के लिए होगी। तो मतलब अज्यूमिंग कि 60 ही रिप्लेसमेंट हो गई, क्योंकि हमने ज्वाइनिंग तो काफी अच्छी करवाई है 1080। मतलब पहले जो डेटा प्रोसेसर हायर कर रहे हैं प्रायोरिटी यही रहेगी कि पुरानी पोस्ट फिल इन की जाए, ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी। और उसके बाद भी अगर हायरिंग हो रही है तो वो न्यू पोस्ट के लिए हो रही है। न्यू पोस्ट के लिए हायरिंग को हम क्या बोलते हैं? न्यू रिक्रूटमेंट। तो 1080 माइनस 60 करके 1020। बेसिकली न्यू रिक्रूटमेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करवा रहे हैं? एक्सेशन माइनस रिप्लेसमेंट। बताएं जी, ये डेटा प्रोसेसर वाली चीज क्लियर हो गई सभी को? कोई परेशानी, कोई डाउट है तो बता सकते हैं। फिर डेटा प्रोसेसर की बात, पेरोल प्रोसेसर। पेरोल प्रोसेसर में ज्वाइनिंग है 20 की, लेफ्ट है 60। अब बच्चे ऐसा है, वैकेंसी तो क्रिएट करवा दी हमने 60, बट हमने ज्वाइनिंग ही 20 की कराई है। हम यही बोलेंगे बस जो आए हैं रिप्लेसमेंट वाले आए हैं। और ये ज्वाइनिंग्स के बावजूद भी फिर भी 40 पोस्ट अभी भी खाली रहती होंगी, कोई बात नहीं, मतलब न्यू रिक्रूटमेंट तो कोई नहीं हुई इस केस में, क्योंकि पुरानी पोस्ट ही नहीं ढंग से अभी पूरी फिल की गई है। तो न्यू पर कैसे आएंगे? हम यहाँ पर यही मान रहे हैं कि पहले प्रायोरिटी पुरानी पोस्ट को फिल करने की होगी, उसके बाद न्यू पोस्ट की हायरिंग होगी। तो जब तक पुरानी की हायरिंग फुल नहीं होती हम न्यू का सोचेंगे नहीं। सुपरवाइजर, आप लोग बताएं, 60 ज्वाइनिंग है, कोई सेपरेशन नहीं है जी, कोई सेपरेशन नहीं है तो रिप्लेसमेंट कहेगी, कोई छोड़ के ही नहीं गया है तो पोस्ट वेकेंट कहां से हो गई? मतलब जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट है। फिर वॉइस एजेंट, 20 ज्वाइनिंग्स 20 लेफ्ट, मतलब 20 रिप्लेसमेंट है, नो न्यू रिक्रूटमेंट। ठीक हो गया ये भी।
अब जो लास्ट की 4 हैं उनका सब्सिडरी वाली एडजस्टमेंट्स भी है, तो थोड़ा वो सब्सिडरी वाला मिलाकर सोचना। असिस्टेंट मैनेजर 20 ज्वाइनिंग असिस्टेंट मैनेजर की 10 लेफ्ट है, तो मतलब 10 रिप्लेसमेंट और बाकी की 10 न्यू रिक्रूटमेंट। असिस्टेंट हमने 10 को भेजे हैं, मतलब हमारे यहाँ से तो सेपरेट हो गई। सीनियर वॉइस एजेंट, सीनियर वॉइस एजेंट की कोई हमको नीचे 8 ज्वाइनिंग दिखाई दे रही है, बट कोई सेपरेशन नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है तो कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है, न्यू रिक्रूटमेंट। फिर सीनियर डेटा प्रोसेसर 26 ज्वाइनिंग है, नो सेपरेशन नो रिप्लेसमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट 26। एंड लास्ट में आ गया हमारे पास टीम लीडर। टीम लीडर की ऑब्वियसली कोई ज्वाइनिंग नहीं है, पोस्ट खत्म है। सेपरेशन है 60, नो न्यू रिक्रूटमेंट नो रिप्लेसमेंट नथिंग, पोस्ट खत्म कर दी है। आ गया आपके पास जी टोटल। अब टोटल ज्वाइनिंग्स कितनी हुई ये बता दीजिए, एक्सेशन जिसे हम बोलते हैं। 1 2 3 4, then total separations would be 210, replacements 110 ही बड़ी 110, और न्यू रिक्रूटमेंट बता दीजिए। 110 ये टोटल नहीं आ रहा, न्यू रिक्रूटमेंट का 1124 नहीं आ रहा। 1 2 3 4 में से 110 माइनस करा दो या इंडिविजुअल ऐड कर दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सभी के पास ये टोटल आ गए हैं। आगे बच्चे टोटल, अच्छा चलिए एक ना नोट लिख लीजिएगा। नोट, सिंस कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी, सिंस कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी maintain separate record, maintain separate records and have separate personnel department। personnel department आप सभी को मालूम है ना क्या होता है, क्या होता है personnel department? HR डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट को ही पर्सोनल डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो जब सेपरेट HR रखे हो या मतलब रिक्रूटमेंट वगैरह का प्रोसेस सेपरेट ही चलता है। कहने का मतलब एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्लैश टू सब्सिडियरी आर कंसिडर्ड एज, जो सब्सिडियरी से चल के आ रहे हैं, फ्रॉम मतलब एक्सेशन, एंड जो भेज दिए सब्सिडियरी को वो सेपरेशन रिस्पेक्टिवली। एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्सिडियरी आर कंसिडर्ड एज एक्सेशन, एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड टू सब्सिडियरी आर कंसिडर्ड एज सेपरेशन। ये एक नोट हमने लिख दिया। ये नहीं बोलना कि सेम ही ग्रुप में हुआ है तो कोई सेपरेशन नहीं हुई, कोई ज्वाइनिंग नहीं, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है जी। एक ना सवाल आता है कई बारी कि मैम यहाँ पर हर डेजिग्नेशन का हमको सेपरेट रेट निकालना है क्या? नहीं बेटा, ये जो सेपरेशंस होती हैं ये ओवरऑल कंपनी की टोटल वर्कफोर्स की देखी जाती है, नॉट कि पेरोल का फ्लक्स कितना है तो असिस्टेंट मैनेजर का फ्लक्स कितना है। और ये हिंट आपको वहां से भी मिलता है कि ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने भी जो रेट कैलकुलेट करा हुआ है, हमें नहीं मालूम है कि ये सही है कि गलत है, बट एटलीस्ट है तो सिंगल ना,
ये तो नहीं इसने बोला 24.92 इज जस्ट फॉर डेटा प्रोसेसर ओनली, ये तो टोटलिटी है ना, तो हमको भी अपना काम टोटलिटी में ही रखना है। ठीक, मेन सोल्यूशन में हाँ जी, फॉर्मूला नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन 200। रिप्लेसमेंट्स कितनी है जी और एवरेज कितना था? ये आंसर हमारे पास आ रहा है 8.56 के बाद जो भी है राउंड ऑफ करके 0.57, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, जो इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है वो भी 2 प्लेसेस तक ही है, वट एवर इट इज रॉन्ग और राइट। लेबर टर्नओवर एज पर सेपरेशन मेथड 16.7। सिक्सटीन 16.35, 16.36 चलेगा वो। सेपरेशन कितने बच्चे? तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 16.36%। ठीक हो गया जी। अब सेकंड रिक्वायरमेंट में आपको फ्लक्स वाली वेरिफिकेशन भी करनी है। 210 डिवाइडेड बाय 1284। 1284। हाँ जी, फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला क्या रहता है? कैलकुलेट करो। मतलब ट्रेनी एग्जेक्टिव वाला गलत है, 24.92 बता रहा था ट्रेनी एग्जेक्टिव, तो है तो ट्रेनी ना, गलती तो करेगा। एक्सेशन कितनी थी बेटा? 1234 और एवरेज कितना? 1284 और ये आप मुझे बता रहे हैं 112.4746 जो भी है। अब ट्रेनी एग्जेक्टिव ने कैलकुलेट करके बताया हुआ है 24.92 और हम तो 112 कह रहे हैं। बच्चे कभी ये नहीं सोचना कि मैम ये लेबर टर्नओवर रेट 100 एक्सीड कैसे कर गया। 100 एक्सीड कर सकता है जी, हमारी एवरेज वर्कफोर्स जरूर है 1284, उसमें से आप देखो अ वेरी हैवी कंपोनेंट इज गोइंग टू बी देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट। मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में तो वर्कर्स क्या ही थे, 772 थे, ठीक है ना, और एंडिंग में आते आते सब कुछ ये सब होते होते इतनी न्यू हमने पोस्ट क्रिएट की कि एंडिंग तक आते आते नंबर 1000 से बढ़ गया। तो हम डेफिनेटली हम अब लेबर टर्नओवर रेट क्या बताता है? आपकी वर्कफोर्स में कितनी रोटेशन हुई है। हमने बोला ऐसा रोटेशन तो नहीं हुई है, बट न्यू एम्प्लॉयज की कॉम्पोजिशन बहुत बड़ी है, और वो न्यू एम्प्लॉयज की कॉम्पोजिशन इतनी बड़ी है कि टर्नओवर रेट 112 चला गया है, मतलब रोटेशन हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये इस साल हो गया तो आगे के लिए भी ऐसे ही रहेगा। आगे के लिए ऑब्वियसली फिर हम एक्सेप्टेबल रेंज 8% 9% पर आ जाएंगे। आपने देख लिया सेपरेशन एक क्लियर कट बता रहा है, सेपरेशन कितना आ रहा है? 16%। इसमें हम बोल रहे हैं हमारी एवरेज वर्कफोर्स में 16 पीपल लेफ्ट। मान लो 100 लोगों का एवरेज नंबर है तो उसमें से 16 लोग चले गए। यहाँ पर इसका क्या मतलब है? 100 लोगों का एवरेज नंबर है, उसमें से 8 रिप्लेसमेंट्स आएंगे। बट लेबर टर्नओवर एज पर फ्लक्स मेथड ऐसा, एक तो सीधी सी बात है फ्लक्स मेथड में ना वैसे भी डबल काउंटिंग होती। ये बात ना आप में से किसी ने पॉइंट आउट नहीं की, बट समझना जब इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली सेपरेशन और यहाँ पर रिप्लेसमेंट कंटेन्ड है, इंक्लूडेड है। हमने कई कितनी जगह नहीं बोला जितनी सेपरेशन है उतनी रिप्लेसमेंट भी हुई है, तो वही एक सेम पोस्ट डबल काउंटिंग की होगी। बट फ्लक्स मेथड है इसी चीज पे बेस्ड। अगर इंडस्ट्री कैलकुलेट करे अपना टर्नओवर फ्लक्स मेथड से, तो एक पर्टिकुलर कंपनी भी कर सकती है फॉर कंपैरिजन पर्पस कि ओवरऑल इंडस्ट्री में 50% हुआ है, हमारा कितना हुआ। या हमारी कंपनी ने अगर 1 साल पहले फ्लक्स यूज किया हुआ था तो आज की डेट में भी फ्लक्स करेगी। सो जस्ट बिकॉज फ्लक्स हैज डबल काउंटिंग का कंपोनेंट इन्वॉल्व, नॉट इन दिस क्वेश्चन एवरीवेयर, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको एज मेथड ही कभी रिजेक्ट कर दो। बस डबल काउंटिंग कर रहा है तो कर रहा है, कोई बात नहीं जी। बट आप कंपैरिजन देखो, हम ये मेथड्स क्यों कर रहे हैं यूज,
कंपैरिजन कि हमारी एक्सेप्टेबल रेंज 5% है, क्या हमारा एक्चुअल टर्नओवर रेट 5% के विद इन आ रहा है या एक्सीड कर रहा है। तो अगर मेरी एक्सेप्टेबल रेंज 5% फ्लक्स से कैलकुलेटेड है, तो हमको एक्चुअल अपना रेट भी फ्लक्स से कैलकुलेट करने में क्या ही नुकसान, ठीक है ना, बिकॉज फ्लक्स कंसिडर्स न्यू रिक्रूटमेंट, इसलिए ऑब्वियसली आउटराइटली ये रिजेक्टेड मेथड इसको हम बोल नहीं सकते, ठीक है जी। अच्छा, अब ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने गलती करी है, हमें पता चल गया, बस पर हम ये लिखकर अगर अपना आंसर खत्म कर देंगे उसने गलत किया है, अब ये काम नहीं चलेगा। आप सीए हो, आपके अंडर वो ट्रेनी काम कर रहा है, उसको ये बताना भी है भाई तूने क्या गलती की, राइट। आप अपने जूनियर्स की ये नहीं कह सकते तूने काम गलत किया है, आप ये बताओगे तूने क्या गलत किया है। अब कोई आइडेंटिफाई कर पा रहा है यहाँ पर उसने क्या किया होगा? मैम मे बी उसने वो दोनों डिपार्टमेंट दोनों मीन सेम रिकॉर्ड्स बना लिए हो, जैसे हमें यहाँ कहा है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, डिफरेंट सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, उसने सेम ही बना लियो, उसी को उसी में इंक्लूड कर लिया हो। ठीक है ठीक है। बच्चा आप अपना नाम बताना, किसने बोला ये? सेजल। हाँ जी, सेजल ये कह रही हैं कि मैम हो सकता है ट्रेनी डिपार्टमेंट ने इस चीज को कंसीडर नहीं किया कि कंपनी और सब्सिडरी सेपरेट एंटिटी है, उसने इकट्ठा काम कर लिया हो। ठीक है, सोचने को ठीक है, जब आप वेरीफाई करने चलोगे तो वो 24.92 तो नहीं आ रहा, करके देख लेना बाद में घर जाके ये काम। मैं अभी आपको बता रही हूँ 24.92 नहीं आएगा वहां से, बट चलो ठीक है, एटलीस्ट सोचा तो सही, कुछ गलती सोचो, डिटेक्टिव बनो, क्या गलती करी है उसने और सोचो। कौन सी रिक्रूटमेंट ने ली? न्यू रिक्रूटमेंट ने ली। अगर न्यू रिक्रूटमेंट ने ली, क्या वेरीफाई हो रहा है कि वाकई 24.92 आ रहा है? करके देख लो। मतलब ट्रेनी एग्जीक्यूटिव ने ये गलती की कि टर्नओवर रेट निकालते वक्त उसने न्यू रिक्रूटमेंट इग्नोर ही कर दी, क्या आ रहा है 24.92? यस, ये गलती हुई। बच्चे होता क्या है, सुनना जरा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट ऐसा तो है नहीं सीए में नहीं है, बीकॉम में भी होता है, एमबीए में भी होता है, और वहां पर यूजुअली ना बुक्स में पता है क्या लिखा जाता है? फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला। इफ देयर इज नो न्यू रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग द ईयर, न्यूमरेटर में डाल दो सेपरेशन और रिप्लेसमेंट। However, if there are new recruitments in the year, न्यूमरेटर में डाल दो सेपरेशन और रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट। मैं आपको पहले बता रही हूँ किताबें कैसे काम प्रेजेंट करती है, वो बोलती है फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला बड़े बड़े डिब्बे में डाल के उन्होंने लिख दिया। इफ देयर आर नो न्यू रिक्रूटमेंट, मान लो ये बॉक्स बनाया जी, बॉक्स के ऊपर हेडिंग में छोटा सा लिखा है इफ देयर इज नो न्यू रिक्रूटमेंट, ये फॉर्मूला है। फिर एक नीचे बता देंगे, वो बॉक्स में नहीं लिखेंगे, हाउएवर इफ देयर आर न्यू रिक्रूटमेंट्स फॉर्मूला शैल बी रिवाइज्ड एज फॉलोज। बात की सेंस है कोई? ये दो दो बारी बताना फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला। सोचो, अगर न्यू रिक्रूटमेंट है ही नहीं, आप एक ही फॉर्मूला बच्चों को बताओ ना कि सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट होता है। जहां पर न्यू रिक्रूटमेंट है ही नहीं, वो अपने आप ही जीरो पड़ जाएगा, अपने आप ही सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट अपने आप ही रह जाएगा। बट बच्चों को तो एक ही फॉर्मूला बताओ ना, ये दो दो कहने से क्या मतलब है? आप सोचो, आप स्टूडेंट माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपके सामने बड़ा बड़ा बॉक्स में एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, रिविजन करोगे कल को, आपको रहना ही बॉक्स वाला याद है, उसके नीचे अगल बगल जो रिमार्क्स हैं या ऊपर रिमार्क्स है इफ देयर आर नो न्यू रिक्रूटमेंट, ये आपको नहीं ध्यान में रहना। हाँ जी, आपने भी रट्टा बजाना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट, खत्म। तो ये अच्छा, कल भी जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी किसी केस में फ्लक्स इज इक्वल टू सेपरेशन रेट प्लस रिप्लेसमेंट रेट हो जाता है, किसी किसी जगह, हर जगह नहीं, बताया था ना। अब अगर ये रट्टा बच गया नहीं, फ्लक्स इज इक्वल टू सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव ने ये किया। आप देखो, रिप्लेसमेंट में कितना आ रहा है? 8.57, सेपरेशन में कितना आ रहा है? 16.36, दोनों को ऐड करना जरा, 24.93 आ रहा है, वही जो ट्रेनी ने निकाला हुआ। मतलब ट्रेनी ने फ्लक्स मेथड की कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन और रिप्लेसमेंट कंसीडर कर ली, उसने न्यू कंसीडर ही नहीं की। Whereas new recruitment are also responsible for labor turnover, because going by the very basic definition of labor turnover की definition क्या है? बिल्कुल पहले पेज पर, in page number 7, it is the rate of change in composition of labor workforce during a specified period. New recruitment के आने की वजह से
कॉम्पोजिशन ऑफ लेबर फोर्स तो चेंज हो रही है ना. कॉम्पोजिशन मतलब ओल्ड वर्सेस न्यू एम्प्लॉइज. तो न्यू लोग आ रहे हैं तो पहले जो कॉम्पोजिशन में रहता होता मे भी होता होगा कि यार मेजोरिटी तो पुराने लोग ही हैं. न्यू रिक्रूटमेंट के आने की वजह से हम ये स्टेटमेंट कह नहीं पाएंगे मेजोरिटी पुराने लोग हैं. इनफैक्ट क्लियर कट मेजोरिटी न्यू लोग हैं. कॉम्पोजिशन चेंज हो गई. कॉम्पोजिशन चेंज हो गई मतलब लेबर टर्नओवर का जो आप आंसर निकाल रहे हो उसमें न्यू रिक्रूटमेंट कंसीडर होनी चाहिए ना, इग्नोर तो नहीं होनी चाहिए. तो बस यही ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव ने गलती की है. ठीक है जी. अब इस चीज को हम लिख लेते हैं. लिखिए, लेबर टर्नओवर रेट एज कैलकुलेटेड बाय लेबर टर्नओवर रेट एज कैलकुलेटेड बाय trainee executive is wrong. Labor turnover rate as calculated by trainee executive ब्रैकेट में बेशक लिख लो 24.92% is wrong because new recruitments have been ignored. New recruitments have been ignored for such calculation, because new recruitments have been ignored for such calculation. Full stop. New recruitments are responsible. New recruitments are responsible for change in composition. New recruitments are responsible for change in composition of workforce. New recruitments are responsible for change in composition of workforce. Hence, they should be considered. Hence, they should be considered under flux method. Hence, they should be considered under flux method. Full stop. Accordingly, correct labor turnover rate. Accordingly, correct labor turnover rate is. Accordingly, correct labor turnover rate is. जो भी आपका फ्लक्स का आंसर था 112.47%. 112.47%. Accordingly, correct labor turnover rate is 112.47%. ठीक है जी. तो आपको सिर्फ ये कमेंट नहीं देना कि जी ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव ने रॉन्ग कैलकुलेट किया है. आप प्रॉपर रीजन बता के आएंगे. ये भी नहीं कभी ये ना लिखा आस्था मैम से नहीं पढ़ा होगा वो. ठीक है. बच्चे ऐसे बोल देते हैं, मैं पूछती बच्चे क्यों रॉन्ग है, मैम आपसे नहीं पढ़ा. ये नहीं कभी ऐसे बोलना. प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन किया करो. बट वेरी गुड सेजल, जो आपने पॉइंट ब्रिंग फॉरवर्ड किया है कि मैम हो सकता है उसने कंपनी और उसकी सब्सिडरी को सेपरेट कंसीडर किया ही नहीं, तो वहां पे आने जाने वाली जो ट्रांसफर्स हैं उनको एक्सेशन या सेपरेशन व्हाटएवर द केसेस वो कंसीडर किया ही नहीं. ये पहली बार मैंने सुना है कि थॉट प्रोसेस उस डायरेक्शन में जा रहा है. वेरी गुड सेजल. राइट बच्चे, अभी भी हमारा टॉपिक चल रहा है लेबर टर्नओवर का. बट बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, अब हम थोड़ी अलग डिस्कशन करने वाले हैं. ये तो हमने कैलकुलेशन तो अब सीख ही ली है एंड आई बिलीव अब सभी को पक्की भी हो गई है. मेथड्स को लेकर क्लैरिटी भी है. राइट. अब हम काम क्यों कर रहे हैं, क्यों मतलब है हमको कैलकुलेट करने से कि लेबर टर्नओवर एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल. क्यों? क्योंकि अगर हाई है तो कंपनी को नुकसान होता है. कंपनी को किस बात का नुकसान होता है अगर लेबर टर्नओवर हाई हो गई? पता, ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट पे पैसा खर्च होता है जी. ये पैसा खर्च होता है. राइट. और किस चीज पे हो सकता है कि बस नुकसान हो रहा है बेसिकली. हाँ जी. लॉस ऑफ कंपनीज गुडविल. लॉस ऑफ कंपनीज गुडविल, लॉस ऑफ रेपुटेशन में गुडविल वाली बात आ गई. अच्छा, अब एक डायरेक्ट क्लियर कट इम्पैक्ट ये है कि कल को लेबर टर्नओवर हो गया. देखो, जो बंदा है जिसने जाना है वो तो चला गया. न्यू हायरिंग आने में टाइम है, तो मतलब बीच में प्रोडक्टिव टाइम है वो लॉस्ट हो रहा है. प्रोडक्टिव टाइम लॉस्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? आउटपुट बन सकता था बट ड्यू टू लेबर टर्नओवर नहीं बन पाएगा. बन सकता था तो बिक सकता था, बिक सकता था तो प्रॉफिट इंक्रीज करा सकता था, तो वो प्रॉफिट्स का नुकसान. अच्छा, ये भी होता है नए लोग आ गए हैं, अभी उन्होंने काम बंद करना ही नहीं सीखा,
उनका ट्रेनिंग में टाइम जो है अनप्रोडक्टिव जा रहा है। इन दी फर्स्ट प्लेस लेबर टर्नओवर ना होती तो कोई ट्रेनिंग पीरियड थोड़ी ना लगता उनके लिए, वो तो पुराने सीखे सिखाए लोग हैं जी, वो काम कर रहे हैं, तो वो लॉस ऑफ टाइम भी हो गया हमारा। या ये भी होता है कई बारी लोग आ गए हैं, काम शुरू भी कर दिया, बट काम करने की स्पीड कम है, तो एक पुराना एम्प्लॉय, स्किल्ड एम्प्लॉय जो 1 घंटे में 100 यूनिट बना सकता था, नया एम्प्लॉय आके 1 घंटे में सिर्फ 30 यूनिट बना रहा है, वो भी एक लॉस ऑफ आउटपुट हो गया। या काम जो कर रहे हैं एक तो स्लो स्पीड से कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसमें गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली काम सीख रहे हैं तो गलतियां तो होंगी, तो वो गलतियां होंगी तो उनकी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी होती है। सो देयर आर सो मेनी कॉस्ट्स और सो मेनी लॉसेस यू कैन से दैट आर इनकर्ड ओनली एंड ओनली ड्यू टू लेबर टर्नओवर। तो हमारा अगला एजेंडा यही है टू फाइंड आउट what is the exact amount of loss that a company has to bear in case of a labor turnover. Labor turnover की वजह से स्पेशली क्या नुकसान हुए हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके लिए पहले ना मुझे आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सिखानी है। आप चाहे तो अपनी कॉपीज में से नोट कर सकते हैं, बुक में स्पेस नहीं मिलेगी, या बुक में कोई जगह है क्या? लास्ट क्वेश्चन जो है ना, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 के नीचे जो स्पेस है, पेज नंबर 3.11 पर जो स्पेस है वहां पर ना मेरे साथ साथ नोट करना। मान लीजिए आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 है। अच्छा, प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आप क्या करते हो? सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हो। अब कॉस्ट 2 तरीके की होती है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। अब हम ना वेरिएबल कॉस्ट को अलग से लिखा करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में आकर, और पहले सेलिंग में से वेरिएबल माइनस करके एक वर्ड आता है जिसका नाम आज आप पहली बार सुन रहे हैं, उस वर्ड को हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अदरवाइज आपने आज तक हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ गए हो, आपने सीधा बोला सेल्स माइनस कॉस्ट, कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स्ड मिलाकर माइनस कर दिया करते थे। बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, और माइनस करवाने की स्टेजेस भी अलग है। कंट्रीब्यूशन आई, कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो हमारे पास एक वर्ड आएगा प्रॉफिट। तो आपने अभी नई चीज क्या सीखी है कि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट जब हम माइनस कर देते हैं, जो बचता है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन का पूरा नाम ही यही है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। थोड़ा बात को समझना, बिजनेस अभी अभी मैंने चालू किया, 1 यूनिट बनाया, 10 में बेचा, मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 6, तो ऑब्वियसली यूनिट बनाया है तो वेरिएबल खर्चा तो होना ही होना है, मेरे हाथ में क्या बचेगा? 4। अब इस 4 में से मेरी इंटेंशन क्या रहेगी कि पहले अपने फिक्स खर्चे निकालो, रेंटल्स निकालो, सैलरी निकालो, एडवर्टीजमेंट निकालो जी। वंस फिक्स्ड कॉस्ट आर रिकवर्ड, उसके बाद जो बचना शुरू होगा, प्रॉफिट के नाम का बचना शुरू होगा, तो हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन का पूरा नाम ही यही है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। मान लीजिए ईयर 1 में आउटपुट बना है जी 100 यूनिट्स मान लीजिए, तो सेल वैल्यू हाथ में कितनी आई है? 1000। इन 100 यूनिट को बनाने के लिए खर्चा भी लगा है जी, वेरिएबल कॉस्ट का 600, तो कंट्रीब्यूशन हाथ में कितनी बची है? 400। मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट ना 200 है, तो प्रॉफिट कितना कंपनी को बचा? 200। नोटिंग का टाइम आपको बाद में दे देंगे, अभी के लिए बात को समझ लीजिए। मान लो ईयर 1 और ईयर 2 के बीच में फर्क इस बात का है कि ड्यू टू लेबर टर्नओवर ना आउटपुट कम बना है। हमें पता है कि लेबर टर्नओवर जहां होती है आउटपुट का नुकसान तो होता ही है। मान लीजिए बन ही पाए ओनली एंड ओनली 80 यूनिट्स, तो कंसिडरिंग सेलिंग प्राइस टू बी द सेम, सेलिंग प्राइस 10 पर यूनिट है, सेल कितने की होगी? 800 की। वेरिएबल कॉस्ट अब बने 80 यूनिट है तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसके हिसाब से 80 के हिसाब से लगेगी, तो कितनी लगी? 80 × 6 480। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ही यही है ना, जो आउटपुट के हिसाब से वेरी करती है। आउटपुट कम बना तो वेरिएबल खर्चा भी कम होगा, तो कंट्रीब्यूशन हाथ कितनी लग रही है? 320। बट फिक्स्ड कॉस्ट का आउटपुट से कोई लेना देना थोड़ी ना है, 200, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 120। ऑब्वियसली ड्यू टू लेबर टर्नओवर दिखाई दे रहा है आउटपुट कम बना, आउटपुट कम बना तो प्रॉफिट भी कम हो गया है। कितने से प्रॉफिट कम हो गया? डिफरेंशियल बता दो, 80। और ये अगर मैं डिफरेंशियल इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, लॉस ऑफ सेल्स कितना है? 200। डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 120। तो डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन कितना आया? 80। ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं होता, तो हमारा जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है, कैन आई से वो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ही है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? कंट्रीब्यूशन मतलब कि एक बार हमारा फिक्स्ड कॉस्ट चलो वैसे ही रिकवर्ड था, वो तो यहाँ पे भी रिकवर्ड है,
क्या हम कंट्रीब्यूशन को लेकर ये बोल सकते हैं कि मान लो एक फालतू यूनिट भी बिकता है तो कितने में बिकता है? 10 में। उस यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी लगती है वेरिएबल? 6। तो हाथ में नेट कितना बचेगा हमारे? 4। और 4 बच गया तो वो 4 प्रॉफिट को ही कंट्रीब्यूट करेगा सीधा जाके। एक भी यूनिट फालतू बिका, 4 रुपए हाथ में नेट बचेगा और 4 जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज कराएगा सीधा जाके, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट एक बार ही रिकवर्ड है, रिकवर्ड ही दिखाई दे रहे हैं जी। तो अब इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन इज इंक्रीज इन प्रॉफिट ओनली। मान लो अब आउटपुट आप इंक्रीज कराने की बात करो, खैर वो यहाँ पे केस अप्लाई नहीं करेगा, लेबर टर्नओवर की बात कर रहे हैं, बट इन जनरल कॉन्सेप्ट ये कहेगा, मान लो 100 से 101 यूनिट भी बन गए, मान लो सिर्फ एक यूनिट फालतू इंक्रीज हो रहा है, सेल कितने की होगी? 1010। और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट 606, कंट्रीब्यूशन हाथ में कितनी आएगी? 404, फिक्स कॉस्ट में तो उतना ही रहना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 204। तो प्रॉफिट इस सिनेरियो से कंपेयर करो, 4 रुपए से इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन एक यूनिट की 4 आती है, तो इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मतलब उतना ही इंक्रीज इन प्रॉफिट। सिमिलरली लेबर टर्नओवर की बात करें तो ऑब्वियसली आउटपुट कम बनेगा, डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मतलब उतना ही डिक्रीज इन प्रॉफिट। तो अगर मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट व्हाट इज द लॉस इनकर्ड ड्यू टू लेबर टर्नओवर, और इन अदर वर्ड्स व्हाट इज द प्रॉफिट डिक्लाइन ड्यू टू लेबर टर्नओवर, आई कैन से जितने से कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन किया एटलीस्ट प्रॉफिट उतने से तो डिक्लाइन करे ही करे। इन दिस केस 80 से डिक्लाइन कर रहा है कंट्रीब्यूशन, तो 80 से मेरा प्रॉफिट डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात सभी को समझ में आ गई है? ओके, एक लास्ट आखिरी चीज, एक और नया कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, एक रेशो होती है जी जिसको हम नाम देते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्यार से हम उसको पीवी रेशो बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। डू नॉट गो बाय द वर्ड प्रॉफिट, नाम में प्रॉफिट है बट इसका कॉन्सेप्ट है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। तो परसेंट अगर आप मुझे पॉइंट आउट करवाओ, ये 10 का कितना परसेंट है? 40%। अगर आप 100 यूनिट का डेटा भी लेते हो तो 400 की कंट्रीब्यूशन 1000 की सेल्स का कितना परसेंट है? 40%। आप 80 यूनिट में उठाओ, 320 सेल्स का कितना परसेंट है? 40%। इवन आप डिफरेंशियल देख लो, डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन डिफरेंस इन सेल्स का कितना परसेंट है? 40% वो भी। इवन आप ये वाला इंफॉर्मेशन उठा लो, 404 110 1010 का कितना परसेंट है? 40% है। तो एज लॉन्ग एज मेरा सेलिंग प्राइस 10 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 रहेगा, मतलब मेरी कंट्रीब्यूशन 4 रहेगी। अगर ये इंफॉर्मेशन कांस्टेंट है ना, तो मतलब आप 1 यूनिट के लिए कैलकुलेट कर लो या 10 करोड़ यूनिट के लिए कैलकुलेट कर लो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमेशा 40% ही रहेगी, मतलब कंट्रीब्यूशन सेल्स का हमेशा 40% ही रहेगी। ठीक होगी ये बात? रेशो तो 40% ही रहेगी, ये बात भी ठीक हो गई। अब मैं आपको ये क्यों डिस्कस करवा रही हूँ, सोचो। क्वेश्चन आपको ये नहीं बता पा रहा कि आउटपुट इतना बन सकता था, या पिछले साल जब सब कुछ ठीक था इतना आउटपुट बना, इस साल आउटपुट इतना बना, कम बना क्योंकि लेबर टर्नओवर हो गई थी। क्वेश्चन आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा, क्वेश्चन आपको सीधा क्लियर कट बताएगा ये इंफॉर्मेशन कि ड्यू टू लेबर टर्नओवर 200 रुपए की सेल्स कम जनरेट हुई, और क्वेश्चन आपको पीवी रेशो बताएगा 40%। तो कैन आई से, सीधा मैं बोल दूं 200 रुपए की सेल्स कम जनरेट हुई है, तो मैं बोल दूं कंट्रीब्यूशन का नुकसान 80 का हो गया। वही आपने अभी एग्जांपल में देख तो लिया, बट आपको पता चल गया ये मैंने कैसे किया। सेल्स लॉस्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया पीवी रेशो के साथ, तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ गई, और हमें पता है जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है वही पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट है। तो क्वेश्चन इतनी लंबी चौड़ी आपको कहानी देगा नहीं कि 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस इतना है, अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो 100 यूनिट बन सकते थे, क्योंकि लेबर टर्नओवर हो गई तो असली में 80 यूनिट्स ही बने, आप बताओ नुकसान कितना हुआ। क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्वेश्चन क्लियर कट ये बोलेगा 20 यूनिट कम बनी है जी, ज्यादा से ज्यादा ये बोल देगा पीवी रेशो कितनी है जी। आपको एक बार सेल्स लॉस्ट चाहिए, वंस यू हैव अराइव्ड एट सेल्स लॉस्ट यू कैन अराइव एट कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। कैसे? क्योंकि पता ही है पीवी रेशो का मतलब ही होता है कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है। अब इन दिस एग्जांपल कितना है पीवी रेशो? 40%। तो अगर मेरा सेल्स लॉस्ट है 200, मुझे पता चल गया मेरे 200 रुपए की सेल का नुकसान हो गया, तो कंट्रीब्यूशन इस सेल्स का 40% है, वही पीवी रेशो है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 80। कहने का मतलब अगर 200 रुपए की सेल लॉस्ट ना होती तो मतलब एक्चुअल सेल हो जाती 200 रुपए की, तो हमारे हाथ में कंट्रीब्यूशन भी हाथ लगती 80। ड्यू टू लेबर टर्नओवर कंट्रीब्यूशन हाथ में लगी, डिक्लाइन इन कंट्रीब्यूशन मतलब डिक्लाइन इन प्रॉफिट। बताइए जी, ये बात समझ में आई? बच्चे ऐसा है
ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सिर्फ एक वर्किंग नोट के लिए मुझे बताना पड़ रहा है, अदरवाइज ये कंट्रीब्यूशन का नाम, ये पीवी रेशो का नाम किसी और चैप्टर के कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत लेटर स्टेज पे आप कवर करेंगे, नॉट राइट नाउ। स्टिल सिर्फ ये बात को समझाने के लिए मुझे इतना डिटेल एग्जांपल लेना पड़ा, अदरवाइज आपके मतलब के जानने की एक ये चीज यही थी कि अगर सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना, सिर्फ ये बात लिखनी है, तो आप ये लिख सकते हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पहली बात, आपने आज ये नई चीज सीखी है। आपने आज नई चीज और क्या सीखी है पीवी रेशो के बारे में, कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और एक और चीज ज्यादा से ज्यादा, दैट इफ आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, मुझको सेल्स लॉस्ट को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको भी दिख रहा है यहाँ पर सेल्स इनटू पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो मुझको सेल्स लॉस्ट को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आएगी, एंड दैट कंट्रीब्यूशन बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का नुकसान मतलब प्रॉफिट का नुकसान। तो ये